आज हम लोग भारत का भूगोल अध्याय 2 देखेंगे। महेश कुमार बर्नवाल का ये NCERT बुक है, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, भारत का भौतिक स्वरूप। पहला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तर भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया, सही जवाब जो है इसका है कोंकण तट। चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। तट और उसकी अवस्थित राज्य कोंकण तट, जो कि पश्चिमी घाट्स का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक है, और ये मलाबार तट पश्चिमी घाट का दक्षिण भाग मंगलौर से कन्याकुमारी तक है। उत्तरी सरकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग है। कोरोमंडल तट पूर्वी तट के दक्षिण भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ तक ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो इसका सही जवाब हो गया श्रीलंका। इसकी व्याख्या, पाक जलडमरू भारत के तमिलनाडु राज्य और उत्तरी श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य में स्थित एक संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान को लेकर के इन विवाद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत एवं पाक पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर पड़ता है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रेमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी सियोक निकलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर का। व्हेलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो गया अब्दुल कलाम द्वीप। इसके बारे में जानते हैं। व्हेलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार, एक उत्कल सरकार इसे भी कहते हैं, ने 2 दिसंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। 5 मिनट का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो इसका सही जवाब आएगा मरीना की तट, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में जानते हैं मरीना के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत की सबसे लंबी समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। 6 नंबर का क्वेश्चन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अंडमान द्वीप। इसके बारे में जानते हैं। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर भी कोई मानव नहीं बसते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में जानते हैं।
खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदकुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारत उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी के घाटी में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सिपकिला। सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले को तिब्बत नगरी से जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत में भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के मध्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? जिसका हो जाएगा आंसर नाथुला दर्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में जानते हैं नाथुला दर्रा के बारे में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा, सिक्किम और लेपुलेखा दर्रा को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत, जिसकी चुम्बी घाटी भी कहते हैं, से जोड़ता है, जबकि लेपुलेखा दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत का उत्तराखंड तिब्बत के मध्य स्थित एक दर्रा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी वो लिटिल अंडमान के मध्य। इसके बारे में हम जानते हैं, हिंद महासागर में स्थित दक्कन पैसेज एक जलडमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह रटलैंड द्वीप का भाग है, जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। इसकी व्याख्या देखते हैं, लद्दाख इसका सही आंसर है। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होता है। लद्दाख में सबसे कम वर्षा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होमिस नेशनल पार्क है, इसी रेगिस्तान में है, लद्दाख में है। लद्दाख में स्थित जो है ठंडा रेगिस्तान है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब देगा भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखाया गया है। इसका आंसर है सी नंबर। इसके बारे में देखते हैं व्याख्या इसका। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महान सर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम और नामांकन किया गया। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, सेलेस्टर पर्वतमाला कहाँ स्थित है? 13वें नंबर, सेलेस्टर पर्वतमाला ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, सेलेस्टर पर्वतमाला। इसके बारे में जानते हैं लोग। साल्टोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बिल्तिस्तान क्षेत्र के सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब 14वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी है? इसका सही जवाब आ जाएगा अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अरावली के बारे में जानते हैं हम लोग। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, स्थित माउंट आबू के समीप गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद
गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित राजसीना पहाड़ है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का एक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर का। नागा, खासी और गारो जयंतिया जैसे कौन से पर्वतमाला में स्थित है? तो हो जाएगा सही जवाब इसका पूर्वांचल पर्वतमाला में। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ सम्मिलित है। 16 नंबर, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी भारत में स्थित है। पीर पंजाल के बारे में जानते हैं। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का एक ही भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जबकि अराकानोमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सिलवान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़, डी नंबर। इसके बारे में जानते हैं मैकाल पर्वत के बारे में। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। 18 नंबर, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो आंध्र प्रदेश, कर्नूल, नेल्लौर, गुंटूर, प्रकाशम, कृप्पा और चित्तूर एवं तेलंगाना, महबूबनगर एवं नलगोंडा राज्यों में विस्तृत है। भरौनी कोंडा 3048 फीट नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत के पूर्वी घाट और दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं। उत्कल का मैदान आंध्र तटीय मैदान एवं तमिलनाडु का मैदान है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। K2 के बारे में जानते हैं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पश्चिम हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसका लंबाई जो है ऊंचाई 8611 मीटर है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, माजुली विश्व की सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम, माजुली। माजुली द्वीप के बारे में जानते हैं। माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुवर्णशिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है। सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक जैसे गुजरात के साथ लगने वाली भारतीय सीमा पर स्थित राज्य है। सर क्रीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। आंसर ये ए नंबर। सर क्रीक के बारे में जानते हैं। सर क्रीक गुजरात में स्थित भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव में यह भूभाग जलमग्न रहता है। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अरकानोमा
हिमालय का पूर्वी विस्तार जो कौन से स्थान पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार के बारे में जानते हैं। अराकानोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावती नदी बेसिन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी में कुछ भूभाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार भारत पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। 24 का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न हिमालय और डैश के बीच स्थित लंबत घाटी के दून के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक को दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक के बारे में जानते हैं। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली लंबत घाटियाँ, कोनधारी वन तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में दुआर तथा उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पायर अन्य नाम से भी जाना जाता है। देहरादून एवं हरिद्वार इसी का उदाहरण है। 25 नंबर देखेंगे। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी। तो हम जानते हैं लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीपों के समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। एटॉल प्रवाल द्वीप यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। 26 का क्वेश्चन है। डैश किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? जिसका सही जवाब देगा दिहांग महाखंड। दिहांग महाखंड के बारे में जानते हैं। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, जहाँ इसे मिजो, मीरी, मिसमी, डाफला, पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। 27 का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वे पहाड़ियाँ हैं, कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु के केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है। इसको इधर डाल देते हैं। विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट यहीं पे मिलते हैं। इसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। 28 नंबर। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जानते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दून, गिरी, गंगोत्री आदि इस श्रेणी के प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। गंगा, यमुना तथा रमगन नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। 29 नंबर देखते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है? तो ये असम। हम जानते हैं तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के विस्तार को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में तसांगपो नदी से लेकर पूरब में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस प्रकार इस श्रेणी का विस्तार दक्षिणी पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी नामचा बाड़वा है। दिहांग महाखड्डा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित इसी क्षेत्र में स्थित है। 30 का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस से सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट।
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या साहती पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसे दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। 31 नंबर, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसको पहले ही बता चुके हैं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा मलाबार तट। मलाबार तट के बारे में जानते हैं। केरल को मलाबार तट कहते हैं, जो मंगलूर से कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तथा विस्तृत लंबा और संकरा समुद्री तट क्षेत्र है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मसालों व्यापार के लिए जाना जाता है, जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जो जिला दर्रा हिमालय पर्वत की पश्चिमी भाग है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो तेथिस सागर। पुरातन काल में तेथिस सागर के बारे में हम लोग जानते हैं। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर तेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूभाग काल से होकर संपन्न हुआ है, जो पूर्व में इस पर्वत को स्थान पर तेथिस भूसन्नति थी, जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी। इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोनों संलग्न आग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे कुनलुन एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ है। चलो यहाँ हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, जो ब्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सैडल। सैडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सबसे ऊंची चोटी है। इसके कुल ऊंचाई 732 मीटर है। यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल चोटी के ढलानों से ही कालपुंगो नदी का उद्गम होता है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखें। पूर्वी हिमालय के पक्ष की तुलना में वृक्ष रेखा ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा कम होता है। वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते, वृक्ष रेखा ट्री लाइन कहलाते हैं। वर्षा की अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान कम होता है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो ये लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। भारत, चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं को सम्मिलित स्थान अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 में भारतीय चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर अक्साई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में लद्दाख पठार भी अवस्थित है। लोग अध्याय 3 देखेंगे, जलवायु एवं मृदा वनस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्यों? मुंबई पवन बहुमुखी है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। पुणे तथा नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में पवन बहुमुखी ढाल पर
वृष्टि छाया में प्रवेश करते हैं। इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसून हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। मुंबई पवन अभिमुखी ढाल पर स्थित है जो तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पर्वत श्रेणी के पवनाभिमुखी ढाल हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है उस पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है वृष्टि छाया प्रदेश रेन शेडो एरिया कहलाती है। पवन अभिमुखी ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती है और इसके सघन से इस भाग में भारी वर्षा होती है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो 2 नंबर देखेंगे। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में अवस्थित है जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कश्मीर में ले जाओ, सबसे कम वर्षा होती है। भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। ये क्षेत्र या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते हैं या फिर उसकी ऊंचाई पहुंच से दूर रहते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो इसका सही जवाब आएगा 15 जुलाई तक। डी नंबर ऑप्शन इसका। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें 1 जून तक केरल तट पर तथा 10 से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंच जाती है। इस प्रकार 15 जुलाई तक यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाती है। भारत में मानसून पवनें सर्वश्रेष्ठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचती है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र, तो यह हो जाएगा पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन बी। इसके बारे में जानते हैं। भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून लौटने मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है जो सागर तट से आंतरिक भागों को घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब व हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है जहां से आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। 6 नंबर, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा रेगूर मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी, रेगूर मिट्टी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, इसके बारे में जानते हैं पहले, रेगूर मिट्टी है क्या? भारत में रेगूर मिट्टियाँ का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी या कपासी भी कहा जाता है। ये रेगूर मिट्टी इसी को कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय चर्निस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक में मिट्टियाँ पाई जाती है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में विस्तृत है। सागौन तथा साल इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन
दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार वाला वन है। इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसून वन कहलाता है। 8वां का क्वेश्चन नहीं है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है? इसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि प्रमुख मुख्य फसलें उगाई जाती है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा खरीफ फसल। खरीफ फसल के बारे में जानते हैं हम लोग। वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें को खरीफ फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि शामिल हैं। ये सब। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में लेटराइट मिट्टियाँ के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? जिसका सही जवाब जाएगा इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग, क्या है ये। लेटराइट मिट्टियाँ लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। यह मिट्टी लौह एवं एल्यूमीनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टियाँ काजू एवं कस्बा आदि फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में, मेघालय में पाई जाती है। 10वां का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी के में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीना में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात जो भारत में प्रायः लौटते मानसून का निर्वर्तन से अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। इस चक्रवात में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य प्रभावित होते हैं। 11वां का क्वेश्चन देखिए, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127। कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है कि एग्रो क्लाइमेट जोन है, जबकि मुख्य 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेश है। इसका प्रमुख आधार प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं के साथ साथ वहाँ अपनाई जा रही कृषि विधि है। 12वां का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब देगा अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए बहुत उपयोगी होती है। अम्लीय मिट्टी के बारे में जानते हैं। चाय एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा सर्वाधिक आवश्यक होती है। इसकी कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित अम्लीय एवं उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसे फास्फोरस, पोटास, लोहांश एवं ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से किसी जंगल की आग कहा जाता है? जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। पलास नामक वृक्ष के लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इस जंगल की आग भी कहा जाता है। पलास के फूलों को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। राल प्राप्त होता है। राल चीड़ के वृक्ष से राल प्राप्त होता है। राल गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य है जो वृक्षों की छाल एवं लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोनधारी वृक्षों की राल अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी की रेगीन, तारपीन का तेल, सुगंध और अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। 15 नंबर, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो जैसलमेर में, राजस्थान में पड़ता है जैसलमेर। भारत में पश्चिम राजस्थान जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जहां मानसून पवनें नहीं पहुंच पाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तटीय क्षेत्रों के निकट डैश किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? तो वह है स्थलीय समीर।
के कारण। स्थलीय समीर के बारे में जानते हैं। स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती है। रात में जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है। अंततः समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों के निकट स्थलीय समीर के कारण तापमान कम होता है। 17 नंबर देखें क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राज्य है मेघालय। मेघालय के चेरापूंजी और माउसीराम में वर्षा सर्वाधिक होती है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य के माउसीराम नामक स्थान पर होता है। यह मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। यहाँ औसत सर्वाधिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर होता है। 18 नंबर, पौधे को सबसे अधिक जल की किस मिट्टी से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी क्या है? पौधे में अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। देश में की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो वह है कपास की काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, काली मिट्टी क्या है इसके बारे में जानते हैं। काली मिट्टी में तीव्र जलधारा क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपा तथा सूखने पर दरारयुक्त हो जाती है तथा इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए काली मिट्टियों को स्वतः कृषि मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर बी। इस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे और यह आखिरी क्वेश्चन हम लोग का होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा सर्वाधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और विभिन्न स्तरों वाले होते हैं। चूँकि इन पेड़ों को पत्ते गिरने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, मैपल आदि हैं। चलिए आप लोग हम देखेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन हमका समाप्त हुआ और हम नेक्स्ट जो देखेंगे अध्याय 4 ज्योग्राफी का जीव मंडल। और इस तरह से एक एक दो चैप्टर कर करके हम पूरा ज्योग्राफी को आप लोग को इसी चैनल पे हम लोग करवाते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।